नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग जोशी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई खबरें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई हैं। कई सारे किरदार हैं जो लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई हैं और कई सारी जांच एजेंसियां हैं, लगता है कि बस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई हैं और वो व्यक्ति है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई और इस पूरे मामले पर हम बात करें, कई सारे मामले उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले एक खबर चिराग जो निकलकर कनाडा से सामने आई है, जिसमें कनाडा की सरकार ने गोल्डी बराड का नाम अपनी जो आतंकवादियों की लिस्ट है उसमें से हटा दिया है। एक तो इसके मतलब क्या है और दूसरा क्या जो भारत और कनाडा के संबंध जो हालिया दिनों में तनावपूर्ण हुए हैं और एक हद से ज़्यादा तनावपूर्ण हुए हैं, मतलब वहाँ से भारतीय उच्चायुक्त को भी बुला लिया गया है, इस लेवल के हाई कमिश्नर आ चुके हैं वापस, संजय वर्मा। और यहाँ पर एनआईए की लिस्ट में गोल्डी बराड के ऊपर तकरीबन 30-40 मुकदमे हैं और एक लंबी फेहरिस्त है। कनाडा ने नाम हटाया, इसका सीधा मतलब क्या है? आपने बोल दिया सीधा मतलब, तो तनातनी जो वांटेड है भारत की जो जांच एजेंसियों के लिए, और जिसमें एनआईए की चार्जशीट में लिखा है कि उसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, ऐसे शख्स को कनाडा ने हटा दिया। कनाडा ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई तो रॉ का एजेंट है। कनाडा ने कहा कि ये तो भारतीय एजेंसियों के साथ मिल गया है और ये तो निज्जर की हत्या में शामिल है, ये कनाडा में कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको मार रहा है, तो हम अपनी सिक्योरिटी से कैसे कॉम्प्रोमाइज करें? हम सीधा सीधा एक्यूज कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि इसके खिलाफ एक्शन लें। भारत ने कहा ठीक है, आप सबूत दीजिए। तो भारत भी तो कह रहा है कि गोल्डी बराड भी इन सब चीज़ों में इस तरीके से मिला हुआ है और वहाँ तो उन्होंने उसको जो है आतंकी की लिस्ट शायद वो इसीलिए हटा दिया कि आपने हम नहीं मान रहे, तो हम भी नहीं मान रहे आपकी बात। अच्छा, कुल मिलाकर ये हो रहा है कि इसका असर क्या हो रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो स्कॉट फ्री हो जाएगा, फॉर एग्जांपल, मैं अभी नहीं कह रहा वो है, क्योंकि अभी भी ये भी नीड टू बी वेरीफाई, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, सजा तो उसको भी नहीं हुई है गोल्डी बराड को। तो कहने का मतलब ये है कि डिटेल में अगर हम जाएंगे कौन कौन से केसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट है, उससे स्थिति साफ होगी, फैक्ट साफ होंगे। लेकिन अभी तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि एनआईए की चार्जशीट में वो 40 उसके ऊपर मुकदमे, मैं आज ही पढ़ रहा था एनआईए की चार्जशीट, और वो इस सिंडिकेट का पार्ट है जो एनआईए की चार्जशीट कहती है। हालांकि फिर एक बात जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई वो कितना सही है, क्या है इसकी इन्वेस्टिगेशन और डिटेल में अभी तो कन्विक्शन भी नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन इस बीच जो बात निकल कर आ रही है कि जो स्थिति बदली है उसकी वजह से कनाडा ने ये सब चीजें की, ऐसा लगता है। जो भारत और कनाडा के बीच का जो तनाव है, ये एक बड़ी वजह आप मानते हैं कि इस वजह से गोल्डी बराड को ये रियायत एक तरीके से दी गई, अगर हम कहें तो? इसका मतलब क्या वो मान रहे हैं कि वो कनाडा में है? इसका मतलब क्या माना जाए? अचानक एकदम आपने, पहले तो लिस्ट में था, क्यों था पहले, और अब अचानक क्या वो पाक साफ हो गया, धुल गया है? या जो मुकदमे एनआईए ने दर्ज किए वो गलत मुकदमे दर्ज किए सारे? ये तो क्लियर होना चाहिए ना। बिल्कुल एक आम जनता का ये राइट है सब जानने का, सारी चीजें, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। तो उसी सेंस में अब ये लग रहा है कि अचानक क्या हो गया। वो कोई कहता है वो यूएस में, कोई कहता है वो कनाडा में है, कोई कहता है लॉरेंस बिश्नोई भी का जो भाई अनमोल बिश्नोई वो भी कनाडा में है। लेकिन अनमोल बिश्नोई को लेकर के अभी जो खबर लेटेस्ट आई है, अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और अभी तक तो ऐसी कोई खबर थी नहीं अनमोल बिश्नोई को लेकर। खास करके पिछले दिनों मैं कुछ बाइट भी सुन रहा था अनमोल बिश्नोई की, और उसके बाद अब चूंकि लॉरेंस का भाई है, लॉरेंस जेल में है, लॉरेंस के खिलाफ कोई सबूत कहीं दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, पेश नहीं हो रहा है पटल पर जहां रखना चाहिए न्यायपालिका में। अब अनमोल बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से क्या कनेक्शन है, या कुछ कनेक्शन है भी या नहीं, या जिस पर अब वजह क्या है जो 10 लाख रुपए का अब रखा गया है, इसका क्या मकसद है? ये बड़ी विचित्र सी बात है कि इतने समय के बाद 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। क्यों? पहले आपको क्या सबूत नहीं मिले? अगर आपकी चार्जशीट को मान लिया जाए तो आपने अनमोल बिश्नोई को भी को एक्यूज बनाया 14 आरोपियों में से, आपने अब जाकर उसके ऊपर 10 लाख का इनाम क्यों घोषित किया? जो इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है, इसमें एक आरोपी फरार है, 2 आरोपी फरार है मास्टरमाइंड बाबा सिद्दीकी में। एक जीशान सिद्दीकी, सॉरी जीशान अख्तर, और दूसरा जो आरोपी है वो है शुभम लोनकर। शुभम लोनकर कहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था अनमोल बिश्नोई से, क्योंकि उसके जो फोन है उसमें उसकी स्नैपचैट और वीडियो चैट की डिटेल्स मिली है। इस वजह से पुलिस का ऐसा कहना है। और वो थोड़ा ये भी कहा जाता है कि वो पुणे का रहने वाला है, उसका कॉन्टैक्ट था। तो वो कह रहा, वो ये कहा गया है कि उसने हायर किए बाबा सिद्दीकी को मरवाने के लिए। अभी तक की पुलिस की थ्योरी, लेकिन अभी सबूत नहीं है। मैं आपको पुलिस की थ्योरी है, पुलिस ने अभी थ्योरी है, लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारे किरदार फरार हैं। अभी इसमें शुभम लोनकर, अनमोल बिश्नोई के खिलाफ क्या सबूत है?
अभी तो बात सिर्फ स्टेटमेंट है कि किसी ने अगर स्टेटमेंट एक बात बोल दी कि वो एसोसिएशन है। जब कोई इनाम रखा जाता है किसी के ऊपर 1 लाख का, 50,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, तो ये भी तो कैटेगरी वाइज होगा ना। यूं ही तो उठकर नहीं लग देंगे कि आज इस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। देखिए जैसे मैंने बताया कई सारे केस तो दर्ज हैं, अनमोल बिश्नोई पर भी 15 से 20 केस हैं दर्ज। मैं एनआईए की चार्जशीट देख रहा था। अब जाकर क्यों रखा है, ये ऐसा लग रहा है कि बाबा सिद्दीकी केस में चूंकि अब नाम सामने आ रहा है कुछ, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसमें जो 5 आरोपी पकड़े गए उन 5 ने कहा कि हमने जो वो हथियार लाए थे, हथियार योगेश ने दिए थे उनको, वो हथियार लेकर आए। इनके बीच की कड़ी है शुभम लोनकर। इससे पहले हमने ये देखा कि 2 को मौके पर पकड़ा जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई, और वहां से आया जी एक जो आरोपी था गुरमैल, वो भेजा था जिशान अख्तर ने। 2 इसमें थ्योरी नजर आ रही है जो मास्टरमाइंड पकड़े नहीं गए। लेकिन अभी भी देखिए घूम फिर के नाम किसका आ रहा है, अनमोल बिश्नोई का, कि वो साजिश है। लेकिन सबूत क्या है? सबूत सिर्फ यही है जितना मैं बातें कर रहा हूं, आरोपियों ने जो बोल दिया, बस इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक इतना जरूर है, एसोसिएशन ये प्रूव हो रहा है कि कभी आपने उससे बात की और वो मोबाइल रिकॉर्ड में चीज आ गई। आपका संबंध होना और हत्या करवाने में फर्क है। आपका संबंध हो सकता है उससे, लेकिन क्या उसने उसके कहने पर हत्या हुई, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। पहली बात, मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, या मैं यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ उसके भाई को भी, लेकिन अभी तक जो पुलिस की वेग थ्योरीज हैं, थोड़ा सा मुझे ये पुलिस की थ्योरी समझाइए कि सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में, जाहिर सी बात है सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ है नहीं, किसी भी जांच एजेंसी के पास कुछ ठोस चीजें हों ऐसा तो फिलहाल दिखाई देता नहीं है। क्या अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखना और उसको सीधे तरीके से टारगेट करना पुलिस के लिए इजी भी है इस पूरी जांच में, कि वो तो अंदर है, ये बाहर है? नहीं, लेकिन बाहर अंदर होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सबूत क्या है। फर्ज कीजिए तो आप, सबूत तो लॉरेंस के खिलाफ भी कुछ नहीं है। तभी मैंने बोला क्या सबूत अनमोल के खिलाफ है? क्या कोई ऐसी चैट जिसमें अनमोल और उसकी बातचीत, एसोसिएशन प्रूव अभी तक हो रहा है, जो आरोपी बता रहे हैं कि इन दोनों का लिंक है, शुभम और अनमोल का, लेकिन अभी शुभम ही नहीं पकड़ा गया है। बताने से क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूं, अभी तो शुभम ही नहीं पकड़ा गया। जब वो पकड़ा जाएगा, उसका मोबाइल, बताने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं मुझे बोल दूं कि आप चोर हैं तो इससे मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रूव करना पड़ेगा। ये अगर आप मुझे कह रहे हैं चोर हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा मेरा पास्ट कॉन्टैक्ट चोरी का रहा है, या मेरे खिलाफ देखो 4 मामले दर्ज थे चोरी के, ये देखो इस केस में और उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि उस वक्त आपने चोरी करी है। पुराने मामले थे, कोई बात नहीं। फिर तो सारी कहानी बिल्कुल ऐसी लगती है कि मैं एक हिस्सा हूं, मैं मान लीजिए पुलिस हूं, अपने मन से मैं सारी चीजों को जोड़कर बनाए जा रहा हूं और मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली। मैं सबूत की जब बात आ रही है तो फिर मेरे हाथ खाली हैं। चाहे मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई, लेकिन मैं बेबस हूं। नहीं सुनेगी ना। लेकिन मैं बेबस हूं। बेबस मतलब वो मैं बात कर रहा हूं एज ए जांच एजेंसी कि मेरे हाथ बंद हैं। जब ये सारे तो इतने 10 लाख रुपए का इनाम क्यों? ये सबसे सरल काम था इसलिए। हाँ, शायद ये भी कह सकते हो। दूसरी बात, 10 क्या आप उस पर 50 लाख का इनाम रख कर दीजिए। जब सबूत ही नहीं है कोई, तो आप, भाई सबूत नहीं तो आप किसी का क्या कर लो? मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका में आपको हर चीज प्रूफ ही करनी होगी। आप मुझे बताइए, तो न्याय आपको क्या लगता है गुलशन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, क्या ये कोई जब कोई काम करवाते हैं तो ये खुद थोड़ी फोन करते हैं किसी को? ये तो अपने गुर्गों से करवाते हैं, गुर्ग के आगे तीसरे गुर्गों से करवाते हैं, तीसरे गुर्ग के चौथे गुर्गों से करवाते हैं। और ये चेन कहीं जाके टूट जाती है तो वहां तक तो पहुंची। तो ये नाम बार बार क्यों आता है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, गोल्डी बराड़ का नाम, बड़े बड़े लोगों के नाम, जैसे दाऊद का नाम लेते थे 90s में, दाऊद ने करवाया है। ये आइए फिरौती की बातें कि ये आप पैसा भिजवा दो, जब हमारे पास कोई मांगी जा रही है, दाऊद की रंगदारी है। ऐसा भी मतलब 2005 तक दाऊद के नाम चलते रहे बंबई में। अभी पिछले हम 10-15 सालों से दाऊद का नहीं सुन रहे हैं कोई इंटरव्यू। तो पता नहीं दाऊद कह भी रहा है कि नहीं। वही क्या लॉरेंस बिश्नोई या इस पूरे इसमें आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही सिचुएशन है कि शुरुआत में तो बहुत सारे मामले थे, क्योंकि नाम बड़ा है ना। दाऊद भी जैसे बड़ा नाम है ना, तो बड़ा ऐसे तो बड़ा नाम है ना एकदम क्राइम की दुनिया का, तो बड़े नाम से आदमी को डराया जा सकता है। 2007 में लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज की पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहां से इसके झगड़े होने शुरू हुए। इसके बाद इसके ऊपर एक मर्डर केस दर्ज हुआ, इसने एक साथी को मार दिया, इसके बाद एक और मार दिया। ऐसे धीरे धीरे करते करते इसने कई सारे मर्डर कर दिए। तो वो तो केस है ना उसके खिलाफ, वो तो चल रहे हैं ना, अदालत में, न्यायालय में है वो, ठीक है, अभी सजा नहीं हुई है उसमें, लेकिन तो वो अलग केस है ना। लेकिन आपने अब क्या किया? जो केस अब जो एनआईए जो कहानी सुना रही है, उस कहानी के हिसाब से तो ये केस बहुत छोटे हो गए ना। ये तो फिर नॉर्मल केस आपकी बात, ऐसे तो लाखों केस पड़े हुए हैं, लाखों। आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल इसमें 2 है। बार बार आप ही का नाम क्यों आता है? शायद आप कौन ले रहा है ये नाम? कोई ले नहीं रहा, अब प्रिज्यूम किया जाता है ऐसा। क्यों?
क्योंकि ये लोग इतने टेक्नो सेवी हैं, आप समझो बात को, ये इतने टेक्नो सेवी हैं, ये सबूत नहीं छोड़ते। और एजेंसीज वाले चाहे जितने स्मार्ट अपने आप को बने, सच्चाई ये लोग विदेशों में बैठे हैं, वहां से इनको लाया नहीं जा सकता, ये लोग कोई सबूत नहीं छोड़ते। एट द एंड एक चेन ब्रेक होती है, ए ने बी, बी से सी, और सी के बाद आपको किसने बोला जी, मेरे को डी ने बोला, डी पकड़ा ही नहीं गया, डी के बाद ई था और उसके बाद मेन एल था, यानी लॉरेंस था। तो जब वो चेन ही नहीं पहुंची वहां तक, उसके बाद इनके हाथ कटे होते हैं एजेंसीज के। एजेंसीज इसलिए मजबूर है क्योंकि एक दो देशों का मामला हो जाता है। तीसरी बात इसमें है कि कोई वो इतने टेक्नो सेवी कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। आपको क्या लगता है कोई सबूत छोड़ते हैं वो लोग? जो छोटे मोटे सबूत मिलते हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिलते हैं, उसी के बेसिस पर ही चार्जशीट तैयार होती है। जो आपने बोला, क्या खोज रही है फिर जांच एजेंसी जब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं है उनके पास। क्या खोज क्या रहे हैं फिर भाई? दफ्तर आते होंगे, खोजबीन में लगते, क्या खोज रहे हैं फिर? खोज ये रहे हैं कि जो क्राइम होता है, अगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो उनके शूटर्स पकड़े गए, उनके फैसिलिटेटर्स पकड़े गए, लेकिन कॉन्स्पिरेटर्स नहीं पकड़े गए, वो बाहर बैठे। उन्होंने कहा जी हमने तो किसी ने कहा भी नहीं कहा, ये नहीं पता, हो सकता है कि वो आगे चेन ही ब्रेक हो, लेकिन उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि यार इन्होंने ये नहीं मरवाया होगा, इन्होंने ये स्टाइल इन्हीं का ही है मारने का, तो बात खत्म हो गई। बात खत्म जी। ये नाम कई बार ऐसा होता है, नाम डाल दिया लिस्ट में बिल्कुल अपनी। कई बार ऐसे होता है। ये मेरे ऑफ द रिकॉर्ड कई अधिकारी कहते हैं भाई हमारे पास सबूत नहीं, अब क्या करें हम? डालो यार, इसी का नाम डालो, इसी ने किया होगा, चाहे किया हो। मुझे याद आ रहा है एक जज जीपी थरेजा थे, जो सेशन कोर्ट्स के जज थे, उनका क्या कहना था? उन्होंने एक जजमेंट पास करते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया और क्या कहा, मुझे पता है कि इस आरोपी के खिलाफ सबूत है, लेकिन मैं इतना बंधा हूं सबूतों से कि मैं इसको जो है वो सजा नहीं दे सकता, क्योंकि सबूत ही नहीं है, मुझे पता है इसने मारा है। तो ऐसे ही है। नहीं पता, कैसे पता है? क्या खड़े थे क्या वहां पर? प्रिज्यूम करने का तो ये तो कोई जैसे एक न्याय का तरीका नहीं है ना। अब नहीं है तो नहीं है इनके पास सबूत। मतलब दाऊद मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन, आप ईमानदारी से बताइए। दाऊद है, ठीक है, हम जान रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में तमाम कहानियां सुनती हैं, मरने की भी आती है, फिर जिंदा होने की भी आती है, फिर मरने की आती है, फिर जिंदा होने की आती है, फिर लगता है कि अरे दाऊद फिर से है, दाऊद ने करा। दाऊद चूंकि बहुत बड़ा नाम है इसीलिए ना दाऊद। वही स्थिति तो लॉरेंस बिश्नोई की है ना। तो फिर कर भी रहा है दाऊद की नहीं? मेरा फिर वही सवाल है, दाऊद कर भी रहा है कि नहीं? पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई ने ऑर्डर दिया भी है कि नहीं, पता भी है कुछ की नहीं, या फिर ठीक है नाम से दुनिया चल रही है। मेरा ये कहना है, मेरा सिर्फ इसमें, हम जैसे कोई भी अच्छी बात कहनी होती है तो हम कह देते हैं महात्मा गांधी ने कहा था। पता नहीं महात्मा गांधी ने वो बात कही भी थी कि नहीं कही थी कभी। इसमें एजेंसीज को क्या करना चाहिए? आपका सवाल ये होना चाहिए कि एजेंसीज को क्या मेरा सवाल ये, एजेंसी क्या कर रही है, क्या करना चाहिए? नहीं, एजेंसी डेली दफ्तर जाती है, अधिकारी दफ्तर जा रहे हैं, तमाश खोजबीन में लगे, तो क्या खोजते हैं? आज जैसे 2 घंटे में क्या खोजा, किसकी जांच कर रहे हैं वो, जब कुछ मिल ही नहीं रहा? तो नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही रखना चाहिए। राई को कहते हैं ना, तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। जितना उनके पास है उसी बेसिस पर आगे बढ़े और उसी बेसिस पर कन्विक्शन लीड कराएं। अगर आपके पास नहीं है सबूत तो आप बोलिए जी ऐसा लग रहा है, हमारे पास सबूत नहीं है। गैंगस्टर बनाया आपने उसको, फिर मान लो लॉरेंस बिश्नोई एक आदमी अगर गैंगस्टर बना है तो किसकी गलती है ये? एक आदमी, अगर आप खुद ही चार्जशीट कह रही है नहीं है कि पंजाब में वो फ्लरिश हुआ, धीरे धीरे उसने छोटे छोटे पहले छोटा क्राइम किया, फिर मर्डर किया, फिर धीरे धीरे गैंग बनाया, फिर इतना बड़ा वो गैंगस्टर बन गया। अरे भाई, ये अगर ऐसा हो रहा है तो किसकी गलती से हो रहा है? ये प्रशासन की गलती से हो रहा है, ये सिस्टम की गलती से हो रहा है। उस आरोपी को अगर बेल मिल जाती है, किसी भी आरोपी को, तो वो बाहर जाके दोबारा क्राइम करता है। स्ट्रिक्ट नहीं है लॉ, उसको सजा नहीं मिल पा रही है, विटनेसेस डर रहे हैं। इतना बेकार सिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से आरोपी फल फूल रहा है। उसका तो आप देखिए, वो तो हंसता होगा, लेकिन मजाक नहीं। आप तो एक बात और कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं मिलता तो प्रिज्यूम के आधार पे हाँ इसी ने किया होगा, इसका नाम मैं ऐसा मान रहा हूं। देखिए क्योंकि मुझे अधिकारी बोलते हैं, बताते हैं ऐसी बातें। इसी बात पर मैं कह रहा हूं कि चलो इसका नाम डाल दो। ऐसे तो फिर हर बड़े क्राइम कहीं किसी फेसबुक से, किसी फर्जी आईडी से किसी ने किया, हाँ ये मैं लॉरेंस बिश्नोई और मैंने ये किया है, तो आपने फिर उसके नाम डाल दिया, फिर आपने उसके नाम डाल दिया, आप उसके नाम 80 मुकदमे दर्ज कर लो, सबूत के नाम पर आपके पास 1 रुपया भी एक भी सबूत नहीं है। फायदा क्या है फिर? आप मुकदमे लाते जाओ, वो जेल में है, वो ठीक है, आप मुकदमे लाते जाओ, 100 मुकदमे उन्हें 500 कर लो, 1000 कर लो। कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने 20 मुकदमे दर्ज कर दिए किसी अपराधी पर, तो आपको उसकी कस्टडी 20 में मिल सकती है। आप टेक्निकल एस्पेक्ट समझिए इसका। एक केस में होगी 14 दिन की कस्टडी मिलेगी, आरोपी जेल चला जाएगा, वो बेल के लिए एंटाइटल हो जाएगा। अगर आपने 20 केस कर दिए तो आप बार बार उसको रिमांड पर ले सकते हैं। आप समझिए, ये सिर्फ टॉर्चर करने के तरीके होते हैं कि मुकदमे डालते जाओ ताकि वो जेल में रहे। तो सॉल्यूशन कहाँ है? ये तो आप सॉल्यूशन है, वो 10 साल से जेल में है, ये सॉल्यूशन है। एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाए, ये फेलियर ना कह के हम 10 साल से वो जेल में, इसको सॉल्यूशन मान लें। अब यही समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा तो कुछ तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। काम तो जांच करके केस को सॉल्व करने का है ना, लेकिन वो इतने हाईटेक है ना, किस केस का जत्था बनाने का है।
और इसमें अपनी वाहवाही लूटने का कि हमने उसे जेल में रखा हुआ आप है। देखिए ना, गैंगस्टर इतने एक्टिव हैं, इतने टेक्नो सेवी हैं, हम जांच एजेंसियां भी तो टेक्नो सेवी हैं, वो भी तो एक्टिव हैं, वो भी तो चुस्त दुरुस्त हैं, वो भी तो पढ़ लिख के फिर कहाँ पकड़ के क्वालिफाई करके जा रहे हैं। से फिर पकड़ के ला पा रहे हैं? सरकारें एक दूसरे की उलझ जाती हैं। हम आज तक नीरव मोदी को ला पाए? हम आज तक विजय माल्या को ला पाए आज तक उनको? अबू सलेम को जरूर ले आए हम, लेकिन वो भी एक शर्तों पर चलिए ले आए, मैं तो कह रहा हूँ वो भी ऐसे देश में शरण लेते हैं ऐसे लोग, उनको पता होता है वहां प्रत्यर्पण संधि जो है वो इतना इजी नहीं आना, इतना आसान नहीं आना, वो जाके यूके में बैठ जाते हैं। आज तक हम गुलशन कुमार के जो मर्डरर हैं नदीम शर्मा लेकर आए आज तक, फिर वो आराम से वहां जिंदगी जी रहे हैं। तो यही तो कानून का लैकूना है। ये होम मिनिस्ट्री या भारत सरकार ये इस चीज को बड़ी गंभीरता से ले, ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर रहे। देखिए मैं नहीं, आपने पूछा ना क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है वो हमसे ज्यादा शायद सॉल्व नहीं हुए ना, कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है ना। देखिए ये मेरा इरिटेशन नहीं है, ये अभी ये जो वीडियो है इस पर भी नीचे जो कमेंट आ रहे होंगे ना, आप उनको पढ़िएगा, उसमें लोग यही कहते हैं सॉल्व क्या किया। आप जिसको जेल में आप रखें, आप 20 साल जेल में रख लीजिए, 50 साल, जब तक मर ना जाए जब तक जेल में, लेकिन सॉल्व के नाम पर तो कि आपने ये मुकदमा दर्ज किया था, ये मुकदमा अब सॉल्व हुआ, इसमें ये न्याय हुआ। देखिए बात तो ये भी कही जाती है कि सोशल मीडिया पर तो बहुत होगा सारी ना। चीजें चलती हैं कि लॉरेंस को रॉ यूज कर रहा है, ये भी कहा जाता है। लेकिन ये कनाडा भी आरोप लगाता है कि वो ठीक है, वो वहाँ हमारा स्कोर सेट कर रहे हैं, यहाँ वो अपना जो कर रहा है करने दे रहे हैं। उसमें तो लेकिन कोई प्रूफ की बात कोई नहीं प्रूफ है की बात नहीं है। ना यहाँ से कोई एक्सेप्टेंस है ना वहां से कोई प्रूफ है, ऐसी तो बात ख्याली पुलाव, बातें तो कुछ भी हो सकती हैं ना, बातें तो, मसला तो सारा प्रूफ का ही है ना, बातें तो कुछ भी करते रहो। आप इस चीज को टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकता, प्रूफ मिल ही नहीं सकता। वो लोग ऐसे काम ही नहीं करते कि प्रूफ छोड़े। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लॉरेंस का? क्या कोई ऐसी फोन कॉल, क्या कोई ऐसी उसकी व्हाट्सएप चैट, क्या कोई ऐसा ईमेल, क्या कोई ऐसा उसकी एंड टाइम पर उसने शूटर से बात की हो? कुछ भी नहीं। आप बोल दीजिए वो लॉरेंस में शामिल है, चाहे शामिल हो, चाहे आपको दिख रहा है कि यही शामिल है, लेकिन प्रूफ तो आपके देना पास होगा, प्रूफ नहीं है। नहीं है ना, proof अदालत नहीं है। प्रूफ मांगेगी, अदालत 1 मिनट में साइड में ऐसे कर देगी, इन्वेस्टिगेशन आपकी, जाइए दोबारा कीजिए इन्वेस्टिगेशन, या बरी जाइए। जिलानी को बरी कर दिया था, मुझे याद है, कोर्ट ने, एसएन ढींगड़ा थे जज, उन्होंने बरी कर दिया था। हाई कोर्ट से जाके सजा जरूर मिली थी उनको, लेकिन वहां लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, सबूत नहीं है। और वहां तो बहुत ज्यादा सबूत थे पार्लियामेंट वाले केस में। ठीक है, वो अपना जज का भी एक वो होता है, डिस्क्रिप्शन है, वो उनकी समझ है, उस समय उनको जो ठीक लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए सजा दी उसमें, कैसे दी सजा, सॉरी हाई कोर्ट ने उसमें सजा दी, क्यों? वो तो कई बार होता है, जिला कोर्ट से बरी हो गए, हाई कोर्ट से तो हाई कोर्ट से हो गए, हाँ, सुप्रीम तो कोर्ट से कहने का मतलब ये है कि ये फॉल्ट सिर्फ एक हम जुडिशरी का नहीं कह सकते, या एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का नहीं कह सकते, या होम मिनिस्ट्री का नहीं कह सकते, या सिर्फ सरकार का नहीं कह सकते। ये ठीक है, टोटलिटी में अगर इसको देखें ना तो बहुत सारी चीजें हैं। भाई आप अगर वो हमें दिख रहा है उन देशों में, तो हम सबूत दें, और वहां से अगर उनको एक्स्ट्राडिट किया जा सके तो लाएं, यहाँ ट्रायल चलाएं, उनको सजा सुनाएं, अगर सबूत है तो। लेकिन ये सब कहने में सिर्फ बहुत जितना सरल लग रहा है, आजकल आप देखिए ज़मीनी हकीकत आप पर देखिए उतना स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कॉल, ये इस पर कॉल करते हैं, पकड़े ही नहीं जा सकते, पकड़ा ही नहीं जा सकता बॉस। आप करते रहिए जितने मर्जी कॉल, ये करते हैं इससे कॉल, जिसको भी धमकाना है। आजकल तो एक और ट्रेंड है, मैंने दिल्ली में केस देखा, एक बिजनेसमैन के पास लॉरेंस से फोन आया, फोन पर वहां उसकी डीपी लॉरेंस की लगी थी, लॉरेंस की डीपी लगी थी। भाई उसके मैंने फोन में। आपसे कहा ना कि दाऊद बड़ा नाम है, तो उसके नाम से डरा और दो। जब जांच हुई तो पता लगा वो तो मेवात का एक कोई बदमाश था छोटा सा, उसने लॉरेंस की डीपी लगाकर और मैसेज कर दिया कि मैं लॉरेंस हूँ और ऐसे ऐसे पैसे दे, तो उसकी हाइट एकदम डर गया वो। अब लॉरेंस का इतना लेवल गिर चुका है कि बिल्कुल वो छोटे छोटे दुकानदार, सोचिए वो डर गया, उसने पुलिस में कंप्लेंट की, जब जांच हुई तो पता लगा मेवात का गैंग था कोई। लेकिन ये तो तमाम बातें हैं ही, लेकिन इससे इतर लॉरेंस बिश्नोई को सियासत में भी एक तरीके से सियासी लोग भी अपने अपने तरीके से उसको पता नहीं उसमें वो क्या ढूंढ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मुझे एक याद आ रहा है, कोई पार्टी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र की, तो उसने तो लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का भी ऑफर दे दिया कि वो आए और हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें। और अभी मैं देख रहा था एक बीजेपी की नेत्री हैं साध्वी प्राची, वो लॉरेंस बिश्नोई को कह रही है, ये तो बच्चा है, मैं स्टेटमेंट मेरे पास है, मैं उसको पढ़ के सुना बड़ी देता हूं। विचित्र सी बात है। लॉरेंस बिश्नोई तो बड़ा ही मासूम बच्चा है, वो असली गांधीवादी है। तो ये किन्होंने बोला? ये साध्वी प्राची हैं, प्राची है, प्रज्ञा हाँ, है? नहीं प्राची हैं, ओके। साध्वी प्राची वो कह रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई असली गांधीवादी भी है और बड़ा मासूम बच्चा है। तो राजनीति के लोग अब ये संभावनाएं, हालांकि बड़े छोटे लेवल के राजनेता हैं, मैं बहुत बड़ा लेवल के लिए नहीं कहता, लेकिन ये लोग क्यों संभावनाएं तलाशने लगे? अभी आपने पीछे एक और स्टेटमेंट देखा होगा, वो एक बीजेपी के नेता हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने क्या बोला कि इससे तो टीआरपी बढ़ रही है, सलमान खान की भी बढ़ रही है और लॉरेंस की भी बढ़ रही है, दोनों की बढ़ रही है। तो ऐसा काम मतलब
आपको अब क्या, लॉरेंस की तो क्या, अरे लॉरेंस की तो खैर बढ़ रही होगी या पता नहीं मुझे। मेरे पास सल- एक disclosure सलमान है, मैं खान वो भी तो पढ़ना 50-60 आदमी लेके चलते हैं गार्ड में, सिर्फ आप सोचिए सिक्योरिटी आप, गार्ड। वो और स्थिति, दुबई भी जा रहे हैं वो हाँ, तो, वो स्थिति है अभी। दुबई जा रहे हैं क्योंकि वो उनका एक प्रोग्राम भी है, वो दुबई जाने का उनका प्लान है दिसंबर में। अब देखिए मेरे पास एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, लॉरेंस बिश्नोई का डिस्क्लोजर है, ये 91/2021 एफआईआर नंबर है और ये 30/3/2021 को दर्ज हुई थी। ये की थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। 4 मकोका एक्ट लगा था इसमें, जो स्पेशल सेल ने लगाया था, और उसमें लॉरेंस को आरोपी बनाया था। एक एफआईआर ये भी है जो 84 एफआईआर के हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें देखिए इसने क्या बताया है कि 2007 में मैं लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने एडमिशन लिया था। उस दौरान मेरी संपत नेहरा से मेरी दोस्ती हुई। फिर धीरे धीरे एक रॉबिन बरार नाम का आदमी था, उसके लिए मैं इलेक्शन कंपेन कर रहा था। ये पहला केस बता रहा हूँ लॉरेंस का मैं आपको। इस दौरान एक झगड़े में मैंने अपने एक दोस्त की राइफल से विरोधी उम्मीदवार के ऊपर गोली चला दी थी। ये पहला केस था लॉरेंस का जब उसने 2007 की वो बात बता रहा है। आज क्या है 2024, यानी कि करीब करीब 17 साल का क्राइम का इतिहास, और आज वो एक गैंगस्टर से एक टेररिस्ट बन गया है। आज कहते हैं कि वो जुड़ा हुआ है प्रो खालिस्तानी ग्रुप से, आज कहते हैं वो जुड़ा हुआ है चलिए, पाकिस्तान रिंदा से, लांडा से, सबसे जुड़ा हुआ एक ही है। लाइन से मैं इस बात को खत्म करूंगा, और लाइन ये कि जो केस आप बता रहे हैं या उसके बाद के जो तमाम 80 के करीब केस, न्याय किसी भी केस में समय पर अभी तक क्यों नहीं हो पाया, ये मौजूद सवाल हम सबके लिए और शायद लॉरेंस के लिए भी होगा कि कोई भी केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। जेल में रखा है आपने, जेल में रखे जाइए, मुकदमे लाते रहिए, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है, न्याय कहाँ है, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है दोनों पक्ष के लिए, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष हो या फिर दूसरा पक्ष जिसने आरोप लगाया है। जांच हो रही है। शुक्रिया चिराग, थैंक यू तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुके हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।